अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्फला क्लासेस की वीडियो सीरीज में आपका सभी का स्वागत है। जैसा कि हमने इससे पहले पार्ट 2 तक देखा था, हम साइंस फर्स्ट के पहले चैप्टर के दो हिस्से तक हमने देख चुका था पिछले वीडियोस में, जो कि हमारा टॉपिक एंड हुआ था केपलर के 3 कवानीन पर। तो आज का अपना नया टॉपिक है, यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं न्यूटन के कानून, न्यूटन का सकली कशिश का कायनाती कानून। तो आइए देखते हैं न्यूटन के सकली कशिश का कायनाती कानून क्या था। इससे पहले अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें तो अपने पहले वीडियो में हमने बात किया था कुव्वत कशिश के बारे में कि कुव्वत कशिश या सकली कशिश क्या होती है। इसके बारे में हमने बात किया था कि अगर सेब गिर रहा है तो न्यूटन जी ने देखा वो नीचे ही क्यों गिर रहा है, वगैरह वगैरह। चांद सूरज जमीन सूरज के अतराफ में और चांद जमीन के अतराफ में घूम रहे हैं, तो ये सारी चीजें कैसे मुमकिन होती है। तो इन सब के पीछे का कशिश है सकले का कानून, ये वजह थी। तो आइए आज इसके ऊपर पूरी तरह देखते हैं। अब सबसे पहले तो इसका नाम है न्यूटन की सकली कशिश का कायनाती कानून। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे सवाल उठता है, कायनाती क्यों कहा गया। चलो ये तो समझ आ गया, कशिश सकले बोले तो क्या होता है ये हमें पता है, बट कायनाती क्यों कहा गया। कायनाती इसलिए कहा गया क्योंकि जो न्यूटन जी ने अभी जो हम कानून पढ़ने जा रहे हैं, ये कानून जमीन पर भी पूरी तरह एप्लीकेबल है। ये कानून जमीन के बाहर की चीजों के लिए भी बराबर बैठता है। जमीन के बाहर मतलब सूरज है, चांद है, सितारे हैं और जितने भी फल्की अजसाम है जो आसपास तैर रहे, उन सब के ऊपर ये कानून बराबर से बैठता है। इस वजह से हम इसे कहते हैं कायनाती कानून, पूरे कायनात का कानून। तो आइए देखते हैं इस कायनाती कानून में क्या क्या आ जाता है। तो न्यूटन जी ने इस कानून में ये कहा कि अगर कोई दो अजसाम एक दूसरे के करीब है तो वो एक दूसरे को हमेशा कशिश करते हैं एक दूसरे की तरफ। ठीक है, दो अजसाम, कायनात के दो अजसाम हमेशा एक दूसरे को कशिश करते हैं, और ये कशिश करने की जो कुव्वत होती है वो कुव्वत उन अजसाम के कमियतों के हासिले ज़र्ब को रास्त तनासुब में, और वही कुव्वत उन अजसाम के दरमियान के फासले के मुरब्बे को माकूस तनासुब में होती है। चलिए देखते हैं, अभी थोड़ा लंबा सा जुमला हो गया, अभी थोड़ा तोड़ के इसको समझते हैं। तो इसको समझने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कीजिए अपना सेकेंड वीडियो, अगर आपको याद रहा हो तो आपको पहले और दूसरे दोनों वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और सेकेंड वीडियो में हमने बात किया था रास्त तनासुब और माकूस तनासुब के बारे में। एक छोटा सा रिकॉल कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। रास्त तनासुब में हमने क्या कहा था, अगर आपको एग्जांपल याद हो बच्चे की, और बच्चा घर से निकल के स्कूल जा रहा है, कितना फासला कितना वक्त है, वो वाला एग्जाम मिसाल हमने लिया था। उसके अंदर हमने देखा था जो टाइम होता है और जो फासला होता है वो दोनों एक दूसरे को रास्त तनासुब में होते हैं। अगर फासला बढ़ता है, कहीं जाने के लिए हमें फासला बढ़ रहा है, तो वहां पहुंचने के लिए हमें टाइम भी ज्यादा लगेगा। मतलब एक मिकदार अगर बढ़ी तो दूसरी मिकदार भी बढ़ेगी। तो ये हमने देखा था रास्त तनासुब। माकूस तनासुब क्या देखा था, तो इसके लिए अगर आपको याद हो तो सेकंड वीडियो में हमने एग्जांपल लिया था एग्जाम का, बिल्कुल जो आपके फ्रेंड्स का और आपके साथ भी हुआ होगा कि जब एग्जाम में टाइम एंड पे आता है, टाइम जितना कम बचता है, आपको अचानक से बहुत सारी चीजें याद आने लगती है। ऐसी चीजें जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, आपने याद रखा होगा, वो सारी चीजें आपको याद आती है, आपकी लिखने की स्पीड बढ़ जाती है। तो वहां पे हमने ये देखा था टाइम था और एक लिखने की स्पीड थी। इन दोनों के बारे में जब हमने देखा था तो हमने कुछ इस तरह से लिखा था इसको, 1/स्पीड। इसका मतलब होता है अगर टाइम कम तो स्पीड ज्यादा, मतलब एक मिकदार कम तो दूसरी मिकदार उसका उल्टा अमल दिखाएगी, ज्यादा हो जाएगी। तो इस तरह के तनासुब को हम कहते हैं माकूस तनासुब। तो रास्त तनासुब और माकूस तनासुब ये दोनों चीजें हमें लगने वाली है, तो इन दोनों को दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पे। तो न्यूटन का जो कानून था उसे हम तोड़ कर पढ़ते। तो न्यूटन के कानून में क्या था कि कायनात के हर दो जिस्म एक दूसरे को हमेशा कशिश करते। तो जैसा कि आपको यहाँ पे शक्ल में नजर आ रहा है, दो जिस्म बने हुए हैं जिनकी कमियत, एक की कमियत m1 है, दूसरे की कमियत m2 है। उन दोनों के दरमियान एक छोटा सा फासला है, स्मॉल d से जाहिर किया गया है, और उन दोनों के दरमियान कुव्वते कशिश है जिसे हम F से जाहिर कर रहे हैं, क्योंकि हम इसे इंग्लिश में फोर्स कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसलिए हम इसे F से जाहिर कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने देखा न्यूटन के पहले जुमले में कहा था कि दो जिस्म, कायनात के दो जिस्म हमेशा एक दूसरे को कशिश करते हैं। अब इसके आगे उन्होंने कहा कि कुव्वते कशिश, जो कुव्वत उनके बीच में है, कुव्वते कशिश इनके कमियतों के हासिले ज़र्ब को रास्त तनासुब में होती है। तो इसका मतलब वो बन गया कुव्वते कशिश ये रास्त तनासुब में होती है। किसको, उन दोनों जिस्म के हासिले ज़र्ब, उन दोनों जिस्म की कमियत के हासिले ज़र्ब को। तो ये पहले जिस्म की कमियत m1 ज़र्ब दूसरे जिस्म की कमियत m2। तो ये हो गया वो आधा जुमला कि कुव्वते कशिश
दोनों जिस्म की कमियतों के हासिल ज़र्ब को रास्त तनासुब में होती है और यही कुव्वत उन दोनों जिस्म के दरमियान के फासले के मुरब्बे को माकूस तनासुब में होती है। तो चलिए इसे समझते हैं। माकूस तनासुब में होती है, इसका मतलब हमें 1/, लिखना है इस निशानी के बाद। तो 1/, अब किसको माकूस तनासुब में होती है? तो जैसे कि आपको शक्ल में नजर आ रहा है, दोनों जिस्मों के दरमियान जो फासला है उस फासले के मुरब्बे को, तो फासला है स्मॉल डी, तो स्मॉल डी के मुरब्बे को माकूस तनासुब में होती है। तो इस तरह से हमारे न्यूटन जी ने ये कानून दिया। ठीक है, अब अगर इन दोनों लाइन को मैं मिलाकर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ? तो दोनों लाइन को मिलाकर लिखना चाहूँ तो यहाँ पे बनेगा F और ये तनासुब की निशानी, इन दोनों को अगर मैंने मिला दिया तो ये हो जाएगा m1 ज़र्ब m2 बटे d का मुरब्बा। तो ये हो गया कायनाती कानून जिसको हमने मिलाकर लिखा है। अब अगर आपको याद हो कैप्लर के कानून में हमने एक छोटी सी चीज देखा था कैप्लर के तीसरे कानून में कि जहां पर भी ये निशानी होती है, अगर इस निशानी को हटाना है तो क्या लाना पड़ता है वहां पे? सोचिए जरा। वेरी गुड। जहां पर ये निशानी हटानी होती है वहां पर हम लाते हैं बराबर की निशानी और उसी के साथ कोई एक मुस्तकिल अदद लेके आते हैं। तो यहां पर भी हम सेम करने वाले हैं। F बराबर, ये निशानी हटा दिया, इसकी जगह पे आ गया बराबर और कोई एक मुस्तकिल हर्फ। तो यहाँ पे हम मुस्तकिल हर्फ को लेते हैं कैपिटल G और आगे जो है वो वैसे ही रहेगा m1 ज़र्ब m2 बटे d स्क्वायर। तो ये बन गया हमारा सकली कुव्वत का ज़ाब्ता। अब यहाँ पे जो कैपिटल G है ये क्या चीज है? तो कैपिटल G जैसा कि मैंने बताया एक मुस्तकिल हर्फ है। तो मुस्तकिल हर्फ वो होता है जिसकी कीमत कभी नहीं बदलती, मतलब कायनात में हर एक जगह ये कीमत मुस्तकिल ही रहेगी, फिक्स रहेगी, इसकी कीमत के साथ कोई कमी या ज्यादती नहीं होगी। तो जैसा कि हमने कैप्लर में देखा था, हमने वहां से मुस्तकिल लिखा था, तो मुस्तकिल की जगह आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई भी इंग्लिश के लेटर को आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे उसने रखा कैपिटल G। अब कैपिटल G ही क्यों, कुछ और क्यों नहीं ABCD? तो इसका भी रीजन है क्योंकि कैपिटल G को हम, कैपिटल G का नाम है वहां पे कायनाती मुस्तकिल और इंग्लिश में इसे कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस वजह से चूंकि आपको नजर आ रहा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट G से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने इसका नाम यहाँ पे कैपिटल G रखा है। तो यहाँ पर अब कैपिटल G की कीमत क्या हो सकती है? तो न्यूटन ने तो बता दिया था कैपिटल G की कीमत क्या हो सकती है और उन्होंने जो कीमत दिया था वो कीमत कुछ यहाँ पे है, लिखा हुआ है कैपिटल G बराबर 6.673 ज़रब 10 की कुव्वत -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम का स्क्वायर। ये जो आप नजर आ रहा है यहाँ पे, इस चीज को हम कहते हैं इकाई। किसी भी चीज को नापने के लिए इकाई की जरूरत होती है, उसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। तो पहले चलते हैं G को समझ लेते हैं, G के लिए क्या है। तो G का नाम जैसे कि मैंने बताया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और उर्दू में हम कहते हैं कायनाती मुस्तकिल, इसलिए हम उसे कैपिटल G से जाहिर करते हैं। अब कैपिटल G की ये जो कीमत है, न्यूटन ने तो बता दिया था अपने तजुर्बात से, अब और भी इसे कंफर्म करने की जरूरत थी। तो एक कैंडेविश नाम के साइंसदान गुजरे जिन्होंने अपना एक अलग सा तजुर्बा निकाला और उस तजुर्बे के जरिए कैपिटल G की कीमत ये प्रूफ हो गई कि हाँ न्यूटन जी ने जो दिया था वो बिल्कुल सही कीमत थी। और अगर आपको कैंडेविश एक्सपेरिमेंट के बारे में जानना है तो ये आपको, अगर आप 11 साइंस से पढ़ते हो तो आपको वहां पे पूरा तजुर्बा दिया गया है, आपको हर एक चीज वहां समझ में आएगी। तो ये बात हुई कैपिटल G की। अब यहाँ पे सवाल आया कि इकाई क्या चीज है। तो आप जैसा कि आपके मॉम डैड आपको अगर कहीं भेजे कुछ राशन वगैरह लाने, आप जाते हो दुकान में, क्या कहते हो कि भैया 2 लीटर चावल दे दो, राइट, 1 किलो दूध दे दो, ऐसा रैंडमली कुछ नहीं बोलते हो। कुछ चीजें फिक्स होती है, जैसे कि आप जा रहे हो चावल लेने तो आप वहां पे लीटर में बात नहीं करोगे। अगर आपने कहा भैया 1 लीटर चावल दे दो तो दुकान वाला हंसने लगेगा। तो वैसे ही हर एक चीज को नापने के लिए कुछ चीजें फिक्स होती है। जैसे मैं चावल लेने जा रहा हूँ तो मुझे किलोग्राम में बात करनी कि 1 किलो का चावल, 2 किलो चावल। दूध लेने जा रहा हूँ तो वहां मुझे लीटर में बात करनी है, वहां किलो में बात नहीं करनी। तो हर एक चीज को नापने की कुछ इकाई होती है, ठीक है। तो वैसे ही कैपिटल G को नापने की जो इकाई है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। अब आपको देख के डर लग रहा है कि भैया बहुत बड़ी इकाई है ये तो, राइट। अब ये इकाई आई कहां से? चलिए देखते हैं इकाई कहां से है। तो इकाई कभी भी कहां से आती है? जिस चीज की आपको इकाई चाहिए उसका आप जाब्ता बनाइए और इकाई वहां से निकल जाएगी। तो हमें इस वक्त किसकी इकाई चाहिए? कैपिटल G की। तो हमें जाब्ता किसका बनाना है? कैपिटल G का। अब कैपिटल G का जाब्ता कहां से बनाएंगे? तो आपके पास F का जाब्ता है, ठीक है, इस F के जाब्ते को लिख लीजिए और वहां से कैपिटल G का जाब्ता मिलेगा। तो F का जाब्ता क्या कहता है? F बराबर कैपिटल G
m1 जरब m2 बटे d स्क्वायर। ये है f का जाब्ता। मुझे g का जाब्ता इसमें से निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, g को एक तरफ रखो और बाकी सब को उठा के दूसरी तरफ ले जाओ। तो g को मैं वही रखता हूं, ठीक है, यहाँ पे f है, ये जैसा का वैसे ही रहेगा, यहाँ पे g। अब इन सबको मुझे इधर लाना है, तो d स्क्वायर क्या कर रहा है, g को तकसीम कर रहा है बटे में, इधर आएगा तो ज़र्ब करेगा, ठीक है। सेम उसी तरह m1 और m2 भले से ये दोनों आपस में एक दूसरे को ज़र्ब कर रहे हैं, लेकिन g को भी ज़र्ब कर रहे, तो जब दोनों को हटाऊंगा मैं वहां से, तो वो इस तरफ आएंगे, तकसीम में जाएंगे, तो ये हो जाएगा m1 ज़रब m2। तो यहां से मुझे g का जाब्ता मिला, थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं इसको, g बराबर f ज़रब d स्क्वायर बटे m1 ज़रब m2, ठीक है। यहां तक हमारा हो गया। अब मुझे इसकी इकाई पता करनी है, तो इकाई कैसे पता की जाए, इकाई पता करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया, जाब्ता मिल गया। अब देखिए जाब्ते में कौन कौन सी चीजें और उन चीजों को नापने के लिए आप क्या इस्तेमाल करते हो। तो जी की इकाई कैसे निकलेगी, तो यहां पे मैं लिखता हूं जी की इकाई। अब जी की इकाई कैसे निकलेगी आपके लिए, तो जी के जाब्ते में सबसे पहला कौन आ रहा है, एफ, मतलब ताकत, फोर्स। ताकत को आप किसमें नापते हो, आप सभी ने 9वीं से पढ़ते आ रहे हो आप कि ताकत को नापने के लिए कौन सी इकाई है, न्यूटन। जो साइंटिस्ट का नाम था वो खुद उसकी इकाई है न्यूटन। आगे चलते हैं, डिस्टेंस, डी मतलब फासला, दोनों जिस्म के बीच का फासला। तो फासले को आप किससे नापते हो, या बिल्कुल फासले को आप नापते हो मीटर से, किलोमीटर से, इंच से, फुट से। तो हर चीज को नापने के लिए एक चीज फिक्स होती है, तो इसी तरह फासले को नापने के लिए हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं मीटर का। तो फासले के लिए आगे आएगा यहाँ पे मीटर, दोनों के बीच में ज़र्ब है, ठीक है। अब फासला वहां पे अकेला नहीं है, अगर फासला अकेला होता तो मैं सिर्फ मीटर लिखता। फासला का मुरब्बा, इसका मतलब होता है फासला दो बार आ रहा है, फासला ज़रब फासला। तो जब फासला ज़रब फासला है तो इसकी इकाई भी दो बार आएगी, इसका मतलब मीटर ज़रब मीटर, तो उसको मैं लिख रहा हूं मीटर का मुरब्बा, समझे। अब उसके बाद बटे आ गया, बटे के नीचे क्या बचा, m1। m1 क्या थी, पहले जिस्म की कमियत। तो जिस्म की कमियत को किससे नापते हैं, किलोग्राम से। तो यहां पे आ गया किलोग्राम ज़र्ब। नीचे है दूसरा m2। m2 मतलब दूसरे जिस्म की कमियत। तो दूसरे जिस्म की कमियत, अब ये भी एक तरह की कमियत है, तो इसको हम नापेंगे किलोग्राम से। अब इन सबको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए यहाँ पे, यह आपको मिला न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे केजी ज़रब केजी, केजी का स्क्वायर। तो यहां से हमें मिला जी की इकाई। तो जैसा कि आपकी किताब में नीचे एक छोटा सा आपको बॉक्स में दिख रहा होगा, वहां पे लिखा गया है कि जी की इकाई को साबित कीजिए, न्यूटन मीटर का मुरब्बा बटे किलोग्राम का मुरब्बा होता है। तो ये उसका सबूत हो गया कि वो कैसे आई इकाई, ठीक है। यहां तक का हमने देखा कि न्यूटन का कानून क्या है और न्यूटन का जाब्ता क्या होता है, ठीक है। तो दोस्तों हमने यहाँ तक देखा कि न्यूटन की कशिश शक्ल का कायनाती कानून क्या था और उससे जाब्ता क्या मिला। आगे अब उसके बारे में और थोड़ी सी चीजें और पता करते हैं। अब आगे चलते हैं, उसके जाब्ते से शुरू करते हैं हम। उसका जाब्ता क्या था हमारे पास, F बराबर कैपिटल G m1 ज़रब m2 बटे d का मुरब्बा। यह हमारे पास था जाब्ता न्यूटन के कशिश शक्ल का कायनाती कानून का। अब इसके अंदर देखते हैं कि क्या होता है अगर हम जिस्मों को बदलते हैं। अब यहाँ पे जो दो जिस्म है m1 और m2, ये दो जिस्म कोई भी हो सकते हैं, मैं, आप, आपका दोस्त, या फिर जमीन, सूरज, चांद और जितने भी फल्की अजसाम है, कोई भी चीज जिसके पास कमियत हो उसे हम यहाँ पर ले सकते हैं m1 और m2 की जगह पर। तो समझ जाइए, एक फर्ज कीजिए कि अगर इन दोनों में से कोई एक जिस्म की कीमत दुगनी हो गई, इसका मतलब फर्ज कीजिए कि जो मेरा m1 था, ठीक है, m1 अभी बदल गया और m2 की जगह पे जो नया जिस्म आया उस जिस्म की कमियत इससे दुगनी है मतलब 2 ज़रब m1 है। अगर कोई जिस्म, नया जिस्म आया जिसकी कमियत इससे दुगनी है, तो उस वक्त क्या कुव्वत के साथ कुछ होगा। तो आइए देखते हैं, इसके अंदर रखकर कुव्वत के साथ कुछ होगा। ये हो गई मेरी नई कुव्वत, ठीक है, जो मैं ब्लू कलर से लिख रहा हूं। अब ये कुव्वत का जाब्ता क्या बनेगा, तो कुव्वत का जाब्ता क्या होता है, कैपिटल जी होता है, ठीक है। कैपिटल जी के बाद m1 ज़रब m2। लेकिन यहां पर जो m1 था
पहले तो सिर्फ m1 था, हमने वैसे ही रखा, लेकिन अब m1 दुगना हो चुका है, तो यहाँ पर मुझे दुगना रखना पड़ेगा, ठीक है। बटे नीचे क्या आएगा, तो नीचे फासले के साथ हमने कुछ भी नहीं किया, हमने सिर्फ जिस्म को बड़ा किया है, तो सिर्फ कम या डबल भी फासला उतना ही है। तो अब यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है, कुछ अलग एक्स्ट्रा चीज नजर आ रही है, वो एक्स्ट्रा चीज है 2। अगर 2 को मैं पहले लिख दूं तो ये क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पर, और अंदर क्या बचा, कैपिटल G m1 ज़रब m2 बटे d का मुरब्बा। तो अगर आप गौर करो तो ये पूरा जो आपको ब्रैकेट नजर आ रहा है वो क्या है, वो पुरानी फोर्स है, राइट। इन दोनों के बीच में ज़रब का मान होगा, कुछ नहीं मतलब ज़रब का मान होगा। तो यहां से हमें ये समझ में आया कि अगर किसी जिस्म की कमियत को दुगनी की जाए तो उनके दरमियान जो नई कुव्वत आती है वो पुरानी कुव्वत का दुगना होती है। इसका मतलब कि अगर कोई जिस्म बड़ा हो जाए तो कुव्वत भी ज्यादा हो जाएगी, अगर कोई जिस्म छोटा हो जाए तो उसी तरह से कुव्वत भी कम हो जाएगी। तो ये चीज हमने देखा जिस्म बदलने पर। आइए देखते हैं फासला बदलने पर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं दूसरा एक और केस लेता हूं जिसके अंदर हम फासले को बदलेंगे। फासले को बदलेंगे मतलब जैसा कि आपको नजर आ रहा है बोर्ड पे, पहले 2 जिस्म थे d फासले पर, अब 2 नए जिस्म है d के दुगने फासले पर, मतलब ज्यादा दूर है एक दूसरे से। तो आइए देखते हैं उसका क्या होगा। अब जो फासला है, ये मेरा जो फासला है, ये फासले को मैंने बदल दिया। किससे बदला, तो इस फासले को मैंने एक नए फासले से बदला जो कि 2 ज़रब d है, मतलब d का दुगना है। तो जब ये नया फासला आएगा तो कुव्वत भी कोई नहीं आएगी, उस नई कुव्वत को हम यहाँ लिखते हैं ऑरेंज कलर में, ठीक है। अब कुव्वत के अंदर जो चीज है उसको ऐसे लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ गया कैपिटल G m1 ज़रब m2 बटे, अब नीचे क्या आएगा, तो नीचे हमको फासला लेना था, लेकिन अब फासला तो बदल गया है, नया फासला आ गया, तो अब मुझे नीचे नया फासला रखना पड़ेगा। तो 2 ज़रब d। अब ये फासला होता मुरब्बे में है, तो यहाँ पे अगर मैं मुरब्बा लगाऊं तो सिर्फ d पर नहीं लगेगा मुरब्बा। अगर मैं सिर्फ इतना लिखता हूं 2 ज़रब d का मुरब्बा, तो ये चीज गलत हो जाती है। क्यों, क्योंकि मुझे फासले का मुरब्बा करना है, तो ये मेरा पुराना फासला था, इसलिए मैंने इसको यहाँ मुरब्बे में लिखा था। अब ये बदल गया 2d से, तो ये पूरा मेरा नया फासला है। इसका मतलब जो मुझे मुरब्बा लगाना है वो दोनों के ऊपर लगाना है। तो ये आ गया मेरा नई कुव्वत। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको हल करते और देखते क्या आएगा। तो ये हो गया G ज़रब m1 ज़रब m2 बटे, अब बटे के नीचे क्या आएगा, तो बटे के नीचे 2 का मुरब्बा और ये d का मुरब्बा। जब हम इसको खोलेंगे तो ये दोनों का मुरब्बा अलग अलग जाएगा। तो 2 का मुरब्बा 4, d का मुरब्बा d स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज है जो इसमें नहीं है और इसमें है, तो हम उसे बाहर निकाल लेते हैं। अब अगर मैं 4 को बाहर निकालूं तो ये 4 बटे में है, नीचे ऊपर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 होता है। तो यहाँ पे क्या बचा, G ज़रब m1 ज़रब m2 बटे d का मुरब्बा। तो ये आ गई मुझे कुव्वत, नई कुव्वत। अब देखते हैं ये नई कुव्वत और पुरानी कुव्वत में क्या फर्क आता है। तो ये नई कुव्वत 1/4, और अगर आप देखो ये पूरा ब्रैकेट, तो ये ब्रैकेट इससे मैच हो रहा है, इसका मतलब ये f है, राइट। तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे ज़रब का अमल हो रहा है। इसका मतलब अगर 2 जिस्मों के बीच का फासला दुगना हो जाए तो उनके दरमियान जो नई कुव्वत है वो पुरानी कुव्वत का 1/4 हिस्सा हो जाती है। मतलब फासला बढ़ने पर कुव्वत कम हो रही है, और इसी को तो हम माकूस तनासुब कहते हैं। जैसे कि हमने शुरू में देखा कि f और d का मुरब्बा एक दूसरे से माकूस तनासुब में है। तो जब f बढ़ेगा d कम होगा, और अगर d बढ़ा तो f कम होगा। तो ये चीज यहाँ से साबित हुई। तो यहाँ पर हमने देखा कि जिस्म का कमियत बदलने पर क्या होता है और जिस्म के दरमियान के फासले के बदलने पर कुव्वत के साथ क्या होता है। अब आगे चलते दूसरे आगे एक नया टॉपिक है, इसी के अंदर एक नया टॉपिक है कि यहाँ पे एक डाउट आता है कि जो फासला है वो कौन सा फासला, कैसे फासला लेना है, ठीक है। अब उस फासले के ऊपर चलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे 2 जिस्म का फासला हम कैसे ले सकते हैं। तो जैसा कि आपने फासले के बारे में देखा, जैसा आपको शक्ल नजर आ रही है इस वक्त बोर्ड के ऊपर, 2 जिस्म बने हुए हैं, दोनों बिल्कुल कुर्रा है, गोल दायरे की शक्ल में, और दोनों एकदम बाकायदा जिस्म है, कोई भी उनके बीच में कुछ
उल्टी सीधी लाइन नहीं, जैसे कि हमने ज्योमेट्री में पढ़ा था एक दायरा होता है, बिल्कुल वैसे दायरा नजर आ रहा है। तो दो दायरा है जिनके बीच में दो मरकज दिए हुए। तो जब कोई दो जिस्म ऐसे हो मतलब एक बाकायदा जिस्म हो और पूरी तरह कुर्रा हो, तो उस वक्त उन दोनों के दरमियान जो फासला होता है वो हम उनके मरकज के दरमियान का फासला निकालते हैं, जैसा कि आपको शक्ल में नजर आ रहा है। दोनों के मरकज के दरमियान के फासले को हमने स्मॉल डी लिया है। और यहाँ पे जो कुव्वत होती है वो कहाँ जाएगी? तो जो कुव्वत आपको नजर आ रही है डायग्राम में, बराबर मरकज से बाहर निकल रही है और उस जिस्म से भी मरकज से बाहर निकल के आ रही है। मतलब कुव्वत हमेशा मरकज को जोड़ने वाले कताखत के दरमियान में होगी और जो फासला होगा मरकज को जोड़ने वाले कताखत को ही हम फासला मान लेंगे। अब ये तो बात हुई जब शक्ल बाकायदा है। अब अगर दो जिस्म ऐसे हैं जिनकी शक्ल आप बता ही नहीं सकते हो, मतलब अमीबा जैसी शक्ल है, अमीबा तो आप सभी को पता होगा, अमीबा जैसी शक्ल है जो कि आप बता ही नहीं सकते हो कैसी शक्ल है, कैसी भी आड़ी टेढ़ी रैंडम है। जैसा कि मैं बोर्ड पर बना रहा हूं, समझ जाइए ये एक मेरी पहली शक्ल है और यहाँ पे एक मेरी दूसरी शक्ल है। पहली शक्ल की कमियां M1 ले लेते हैं, दूसरी शक्ल की कमियां M2 ले लेते हैं। अब अगर कोई मुझसे पूछे कि यहाँ पर आप न्यूटन का कानून लगा के बताइए क्या आएगा, तो मेरे पास तो है कानून F बराबर कैपिटल G ज़रब M1 ज़रब M2 बटे D स्क्वायर। तो अब D भी तो निकालना है, तो D कहां से निकालूं? तो चलिए देखते हैं D कहां से आएगा। तो फर्ज कीजिए D के लिए हम अलग अलग चीज देखते हैं। ये दोनों का फासला, एक ये फासला हो गया, दूसरा फासला ये फासला हो गया, तीसरा फासला ये फासला हो गया। अब आप जैसा देख रहे हो कि जिस्म का फासला कहीं पर भी एक जैसा नहीं आ रहा है, कहीं बहुत ज्यादा बड़ा है, कहीं थोड़ा कम है, कहीं बहुत ज्यादा कम है। जब शक्ल बेकायदा हो, पूरी तरह कुर्रा ना हो और कोई कायदे की ना हो, तो उस वक्त ये दिक्कत हमें पेश आती है कि हमें दरमियान का फासला निकालने में प्रॉब्लम होती है। अब वहां पे आपको क्या करना है, तो यहाँ पे जो फासला है वो इस तरह से नहीं निकलेगा, मतलब जिस्मों के किनारे से फासला नहीं आएगा, बल्कि यहाँ पे कमियत का मरकज आपको लेना पड़ेगा। तो फर्ज कीजिए कि अगर ये जिस्म है, इस जिस्म का कमियत का मरकज यहाँ पर कहीं है, ठीक है, और उस जिस्म के कमियत का मरकज यहाँ पर कहीं होगा। ये दो मरकज हो गए। अब हम कमियत का मरकज क्यों ले रहे हैं? अगर कुर्रा होता तो हमारे पास हिंसी मरकज होता जिसको हम मरकज कहते हैं बीच में, लेकिन यहाँ पे तो कुर्रा है नहीं तो हम कोई मरकज नहीं निकाल सकते। तो यहाँ पे एक नया मरकज आया जिसको हम कहते हैं कमियत का मरकज। तो कमियत का मरकज क्या होता है पहले ये समझते हैं। तो कमियत का मरकज समझने से पहले आपने बचपन में बहुत बार देखा होगा कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो कि कुछ कॉपी के साथ उठ पटांग सा करते हैं, गोल घुमाते हैं उंगलियों पर, राइट। तो इस तरीके से कुछ करती है। अब जैसे मैंने आपके सामने किताब को पकड़ रखा है, किताब को पकड़ने के लिए क्या मैंने पूरे हाथ का इस्तेमाल किया है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि किताब को पकड़ने के लिए मैंने सिर्फ उसके नीचे एक उंगली लगाई है। पूरी किताब को मैंने कहीं पर भी टच नहीं किया। जैसा कि आप देख सकते हो किताब के नीचे मैंने सिर्फ एक उंगली एक नुक्ते पर लगाई है। तो पूरी किताब रुकी हुई कैसे है, किताब गिर क्यों नहीं रही है? तो इसकी एक वजह है। इसकी वजह क्या है? भले से किताब का कमियत कितनी भी हो, किताब की कमियत कितनी भी हो, लेकिन इस पूरी किताब की कमियत कहीं ना कहीं एक नुक्ते पर जमा होती है। और अगर आपने उस नुक्ते को पकड़ लिया, इसका मतलब आपने पूरी कमियत को पकड़ लिया। और वही चीज मैं आपके इस वक्त कर रहा हूं। मैंने इस वक्त पूरी किताब को नहीं पकड़ रखी है, इस पूरी कॉपी को नहीं पकड़ रखी। इस पूरी कॉपी की कमियत जिस एक नुक्ते पर जमा थी, मैंने नीचे उस एक नुक्ते को पकड़ लिया। इसका मतलब मैंने पूरी कॉपी की कमियत को संभाल लिया। तो ये नुक्ता, ये वो नुक्ता है जहां पर पूरी कमियत मरकूज है। इस नुक्ते को हम कहते हैं कमियत का मरकज, जो कि मैंने आपके सामने बोर्ड पे इन दोनों जगहों पर बनाया है। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा कमियत का मरकज क्या होता है। ऐसा नुक्ता जिस्म के अंदर और कभी कभी जिस्म के बाहर भी होता है। ये अभी फिलहाल आपके लिए नहीं है, जब आप बड़ी पढ़ाई करोगे आगे तो वहां पे आपको इस चीज के बारे में मालूमात हासिल होगी। तो जिस्म के अंदर या बाहर एक ऐसा नुक्ता जिसके ऊपर जिस्म की पूरी कमियत मरकूज होती है, उस नुक्ते को हम कहते हैं कमियत का मरकज। तो यहाँ पे हमको पता चल गया कमियत का मरकज क्या है। तो हम इन दोनों जिस्म के कमियत के मरकज को पता करेंगे और इन कमियत के मरकज के दरमियान जो फासला होगा, इस फासले को हम नाम देंगे जिस्मों के दरमियान का फासला, स्मॉल डी।
तो ये हो गया बेकायदा शक्ल के लिए। तो अब यहाँ पे अगर हमें कोई कह दे कि न्यूटन का जाब्ता लगा कर बताओ, तो हमारे पास m1 m2 भी है, g ज़रब m1 ज़रब m2 बटे b का मुरब्बा भी है हमारे पास, ठीक है। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं न्यूटन के कानून को बाकायदा शक्ल के लिए और बेकायदा शक्ल के लिए। तो यहां पर हम एंड करते हैं हमारे न्यूटन के कानून को। तो दोस्तों जैसे कि हमने न्यूटन का कानून यहाँ पे खत्म किया, अब यहाँ पे एक दिमाग में सवाल उठता है, वो सवाल ये है कि केपलर ने कानून दिया था जिसके अंदर केपलर ने कुछ फासले के मकब को लिया था, न्यूटन ने एक कानून दिया जिसमें उसने फासले के मुरब्बे को लिया, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई ताल्लुक है? क्योंकि वहां केपलर ने भी माकूस तनासुब लिया, यहाँ पर इसने वहां पे उसने केपलर ने रास्त तनासुब लिया था और न्यूटन ने माकूस तनासुब लिया था, तो क्या इन दोनों के बीच में कुछ ताल्लुक है? तो हाँ बिल्कुल, इन दोनों के बीच में बहुत गहरा ताल्लुक है। जैसे कि आप सभी जानते हैं केपलर पहले आया था, उसने अपने कानून पहले दिया, बाद में आए हमारे न्यूटन जी और उन्होंने अपना कानून दिया। तो न्यूटन ने जब अपने कानून दरियाफ्त किए तो उसे केपलर के कानून से कुछ मदद मिली। तो आइए देखते हैं वो क्या मदद थी और देखते हैं कि केपलर के कानून ने कैसे न्यूटन की मदद करी मुरब्बे के माकूस तनासुब को लाने के लिए। तो यहाँ पे उन सारी चीजों को समझने से पहले एक छोटा सा एग्जांपल लेना पड़ेगा। जैसा कि हमने पहले वीडियो में देखा था दायरवी हरकत के बारे में, अगर कोई जिस्म दायरवी हरकत में होता है तो दो शर्तें होती है। पहली शर्त कि उसके पास रफ्तार होनी चाहिए जिससे वो घूमे, दूसरी शर्त उसके ऊपर एक कुव्वत होनी चाहिए जो हमेशा उसको मरकज की जानिब खींचे, जिसे हम कहते हैं मरकज जू कुव्वत। जैसा कि आपको यहाँ बोर्ड पर नजर आ रहा है, एक जिस्म है जो दायरवी हरकत कर रहा है और उसके बीच में एक छोटा सा मरकज है, और जब ये जिस्म दायरवी हरकत करेगा तो इसके ऊपर एक रफ्तार है जो कि उसको मुमास की जानिब पकड़े रखी है और एक कुव्वत है जो उसको मरकज की जानिब पकड़ के रखी है। इन दोनों की वजह से वो जिस्म बराबर से दायरवी हरकत कर सकता है। तो आइए देखते हैं इन दोनों के बीच में क्या होता है। तो फर्ज कीजिए कि वो जिस्म की कमियत m है और वो जिस रफ्तार से घूम रही है उस रफ्तार की कीमत v है। तो इस वक्त हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो जो चीजें हमने कहा। पहली चीज हमने क्या किया कि जिस्म की जो कमियत है m और उस जिस्म की जो रफ्तार है घूमने की वो रफ्तार है v, और जब जिस्म गोल घूम रहा है मरकज की जानिब तो वो दायरवी हरकत कर रहा है। अब दायरवी हरकत कर रहा है तो वहां पे निस्कुत्र आएगा जो मरकज है, मरकज से अगर मैं एक लाइन लेता हूं जिस्म तक तो वो मुझे निस्कुत्र का काम करेगा। तो फर्ज कीजिए कि वो निस्कुत्र r है, स्मॉल r है वो निस्कुत्र, ठीक है। तो जब ये तीन चीजें हैं तो वहां पे जो मरकज जू कुव्वत है उस मरकज जू कुव्वत का जाब्ता क्या होगा? तो मरकज जू कुव्वत हमें मिलती है इस जाब्ते से। इसको अगर आपको दूसरा वीडियो याद हो तो हम इसे लिखते हैं FCPC, सेंट्रीपिटल फोर्स। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, मरकज जू कुव्वत। तो मरकज जू कुव्वत का जाब्ता है m ज़रब v का मुरब्बा बटे r। अब ये जाब्ता आपको हमेशा याद रखना है कि अगर कोई जिस्म दायरवी हरकत कर रहा है तो उसके ऊपर एक मरकज जू कुव्वत हमेशा होती है और वो मरकज जू कुव्वत होती है m ज़रब v का मुरब्बा, मतलब रफ्तार का मुरब्बा बटे r। यहाँ पर m जो जिस्म घूम रहा है उसकी कमियत, v जो जिस्म घूम रहा है कितनी रफ्तार से घूम रहा है वो, और r वो जिस्म जब दायरवी हरकत कर रहा है तो उस दायरवी हरकत का निस्कुत्र क्या है, वो है हमारा r। तो ये हो गया मरकज जू कुव्वत का जाब्ता। अब चलिए देखते हैं न्यूटन को इस मरकज जू कुव्वत के जाब्ते ने किस तरह से मदद की। तो यहाँ पर जैसे कि आपको बोर्ड पे नजर आ रहा है भी एक गोल दायरा है जो कि एक दायरवी हरकत का रास्ता बता रहा है, एक जिस्म है जो दायरवी हरकत कर रहा है और बीच में मरकज है। तो यहाँ पर अब हम इस्तेमाल करते हैं जाब्ता मरकज जू कुव्वत का। तो सबसे पहला जैसे कि आपने देखा मरकज जू कुव्वत का जाब्ता हमें क्या मिला था? FCP। तो मरकज जू कुव्वत का जाब्ता मिला था m ज़रब v का स्क्वायर बटे r। और ये तीनों चीजें क्या है आपको अभी याद होगी, राइट? तो अभी तक आपको याद होगी। अब उसके बाद मरकज जू कुव्वत के बाद अब दूसरा आया चाल का जाब्ता। तो चाल जिसको हम आम जबान में रफ्तार कहते हैं या स्पीड कह सकते हैं, उसका जाब्ता क्या होता है? तो उसका जाब्ता भी आपको पता होगा। रफ्तार का जाब्ता क्या होता है यहाँ पर? तो रफ्तार का जाब्ता होता है, रफ्तार को जाहिर करते हैं हम v से, ठीक है। तो अब रफ्तार का जाब्ता क्या होता है? फासला बटे वक्त, कितना वक्त लगा और कितना फासला उसने
कवर किया। तो अगर आपको फासला देखना है, इसका मतलब जो जिस्म दायरवी हरकत में है उसने एक चक्कर में कितना फासला तय किया, तो आपको उस दायरे को खोलना पड़ेगा, एक सीधी लकीर बनानी पड़ेगी। तो जब आप सीधी लकीर बनाओगे तो आपको वहां से फासला मिलेगा, और ये सीधी लकीर की अगर आप पैमाइश करोगे तो ये सीधी लकीर की पैमाइश उस दायरे के मुहीत के बराबर होती है। मतलब एक चक्कर पूरा करने में उसने जो फासला तय किया वो उसके मुहीत के बराबर था। तो दोस्तों जो फासला वहां पे तय हुआ वो फासला यहां पे होगा दायरे का मुहीत बटे दरकार वक्त, कितना वक्त लग रहा है एक चक्कर पूरा करने में। तो दायरे का मुहीत का जाब्ता क्या है, आप सभी को ज्योमेट्री में याद होगा, यस बराबर दायरे के मुहीत का जाब्ता होता है 2 पाई आर बटे दरकार वक्त कितना लग रहा है। तो दरकार वक्त कितना है इसको हम फर्ज कर लेते हैं कैपिटल टी से, जैसे कि हम केपलर के कानून से फर्ज करते आ रहे हैं, दरकार वक्त को हम लेते हैं हमेशा कैपिटल टी। तो यहाँ पे हमें मिल गया मसावत नंबर 1, जिससे हमें चाल का जाब्ता मिला। अब इसके आगे क्या करना है, तो चाल का जाब्ता और इसके बीच में मरकज कुव्वत के बीच में कुछ ताल्लुक होगा। अब अगर आपको केपलर का दूसरा कानून याद हो तो मरकज कुव्वत वहां पर जो होनी चाहिए वो मरकज कुव्वत कौन देता है उसे, तो जिस्म और जो दरमियान में होता है मरकज में, उन दोनों के बीच में एक तरह का कुव्वत कशिश होती है, वो कुव्वत कशिश ये मरकज कुव्वत का काम करती है। तो आइए देखते हैं मरकज कुव्वत और रफ्तार के बीच में क्या ताल्लुक है। तो रफ्तार का जो आपको जाब्ता मिला है, रफ्तार के जाब्ते को आप रख दीजिए मरकज कुव्वत के अंदर। तो यहां पर मैं लिख देता हूं रफ्तार की कीमत एफसीपी के जाब्ते में रखने पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा एफ की कीमत क्या मिलेगी, तो ये रहेगा एम ज़रब वी, वी मतलब ये पूरा, तो यहाँ पे आ गया 2 पाई आर बटे टी, इस पूरे का मुरब्बा बटे नीचे क्या बचा, तो आर। ठीक है, यहां तक कुछ दिक्कत। अब आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा एम ज़रब 2 का स्क्वायर 4 पाई का मुरब्बा पाई स्क्वायर आर का मुरब्बा आर स्क्वायर बटे, अब टी जो तकसीम कर रहा है वो नीचे आ जाएगा टी स्क्वायर आर। तो यहां तक का हमको थोड़ा सा हल होके मिल गया। अब अगर आप यहाँ पे देखो आर का मुरब्बा मतलब आर ज़रब आर 2 बार है और नीचे आर 1 बार है, तो नीचे वाला आर ऊपर वाले एक आर से कट जाएगा और हमें मिलेगा एफ सी पी का जाब्ता एम ज़रब 4 पाई स्क्वायर ज़रब आर बटे टी। यहां तक कुछ दिक्कत, ऑब्वियसली सब सही चल रहा है। अब एक काम करते हैं, हम यहाँ पे ज़रब करते हैं आर स्क्वायर से और तकसीम कर रहे हैं आर स्क्वायर। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें केपलर के कानून को देखना है कि न्यूटन के लिए केपलर ने किस तरह से मदद किया, और केपलर के कानून में फासले का मकब है, तो यहाँ पे तो फासले का एक ही कुव्वत है, मकब बनाने के लिए हमें इसमें 2 और डालना है, इसका मतलब हमें फासले का स्क्वायर चाहिए। तो जब फासले के स्क्वायर से ज़रब और तकसीम करेंगे तो ये मसावत हमारी तब्दील हो जाएगी और कुछ इस तरह बन जाएगी एम ज़रब 4 पाई स्क्वायर ज़रब आर का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आर के ऊपर कुछ नहीं मतलब 1 या 2 है, तो 2 जमा 1, जब नीचे की चीजें ज़रब करती है तो उनकी कुव्वत आपस में जमा करती है, तो 2 जमा 1 3 बटे नीचे बचा टी ज़रब आर का स्क्वायर। तो यहां तक कुछ दिक्कत, ठीक है। तो ये हमको एफ का जाब्ता मिल गया। अब इसके अंदर देखते हैं और क्या चीज हो सकती है। तो यहां पर चीजों को थोड़ा सा आगे पीछे करके अलग कर लेते हैं। एफ वैसे ही होगा। अब यहाँ पे एक काम करते हैं हम, एफसीपी जो कि हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स थी, मरकज जो कुव्वत, ये मरकज जो कुव्वत हमें कुव्वत कशिश दे रही है, इसका मतलब ये दोनों एक ही कुव्वत है। तो अब एफसीपी को हम सिर्फ एफ से जाहिर कर रहे हैं, एफसीपी हमारी हो जाएगी एफ और इसकी कीमत हो जाएगी इसके बराबर। तो इसको थोड़ा सा आगे पीछे करके अच्छे से लिख लेते हैं। तो ये बन जाएगा 4 पाई स्क्वायर ज़रब एम बटे आर स्क्वायर ज़रब, आगे बचा
r³/t। ठीक है, अब इसके अंदर केपलर के कानून को याद करो। तो केपलर के कानून ने क्या कहा था? केपलर के कानून ने कहा था कि वक्त का मुरब्बा और फासले का मकब आपस में रास्त तनासुब में। तो वक्त का मुरब्बा कहाँ है? हमारे पास वक्त का स्क्वायर आ गया और फासले का मकब आ गया। तो अब अगर हम केपलर के कानून को याद करें तो केपलर ने कहा था दरकार वक्त का मुरब्बा और फासले का मकब आपस में रास्त तनासुब में होता है, और अगर तनासुब हटता है तो वहां पर आता है मुस्तकिल हर्फ। यहां पर हम मुस्तकिल हर्फ को ले लेते हैं, के से जाहिर कर लेते हैं। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था मुस्तकिल हर्फ को हम किसी से भी जाहिर कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे उसे के से जाहिर करते हैं। तो हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? अगर हम इसकी आड़ी तिरछी ज़रब करें तो ये क्या हो जाएगा? t² वहां चला जाएगा, r³ यहीं पर है, t² वहां पे आया बटे में, यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक है, और के जो ज़रब कर रहा था वो इधर आएगा तो बटे में चला जाएगा। अब ये चीज कहां पे देखने को मिल रही है आपको? r³/t² बराबर, इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो r³/t², r³/t², ये दोनों चीजें यहाँ पर मौजूद है। तो हम लिख लेते हैं इसकी कीमत जब हम ऊपर रखेंगे तो हमें f का ज़ाब्ता मिल जाएगा, f बराबर 4π² ज़रब m बटे नीचे बचेगा r² ज़रब 1/k। तो यहां पर हमें मिल गया ज़ाब्ता कुव्वत का। अब इसके बाद अगर आगे देखें तो 4 हमेशा 4 ही रहने वाला है, 3 2 1 तो नहीं होगा। पाई की कीमत भी आपको पता है 22/7 होती है, वो भी हमेशा फिक्स होती है। m उस जिस्म की कमियत है, और अगर आपको कमियत के बारे में पता हो तो कमियत एक ऐसी चीज है जो कहीं पर भी नहीं बदलती। कमियत मतलब उस जिस्म के अंदर कितनी मिकदार है, तो वो मिकदार हमेशा वैसी रहेगी। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं किसी चीज को गोल घुमाऊंगा तो उसके अंदर अचानक मिकदार बढ़ जाएगी। अगर आप झूले के अंदर कहीं जाते हो और गोल घूमते तो आप अचानक मोटे या पतले नहीं होते, आप जैसे हो वैसे ही रहते हो, मतलब आपके अंदर की जो मिकदार है वो नहीं बदलती। तो बिल्कुल इसी तरह उस जिस्म को जब हम गोल घुमाएंगे तो उस जिस्म की मिकदार नहीं बदलेगी, मतलब वो मिकदार जो m है वो m ही रहेगी। तो यहाँ पे 4 मुस्तकिल है, π² मुस्तकिल है, m मुस्तकिल है, 1/k, जो 1/k है, k तो पहले से मुस्तकिल था, 1/में भी आ गया तो मुस्तकिल रहेगा। तो हम एक काम करते हैं, इन सारी चीजों को मिला के मुस्तकिल ले लेते हैं, जिसके अंदर 4π 1/r ये सारी चीजें जब मिल जाएगी तो ये सारी चीजें यहां पर हो जाएगी मुस्तकिल बटे नीचे बचा सिर्फ और सिर्फ r²। ठीक है, अब जैसा कि आप याद करो जहां पे ये निशानी हटती है वहां पे बराबर और मुस्तकिल आते हैं, तो इसका उल्टा भी तो हो सकता है, बराबर मुस्तकिल हटेगा तो वो निशानी वापस आ जाएगी, वो चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है। तो यहाँ पे अगर f बराबर, अगर मैं हटा दूं बराबर को, बराबर और मुस्तकिल दोनों हटा दूं तो यहाँ पे बचेगा निशानी निस्बत की बटे r² नीचे जैसा है वैसे ही रहेगा। अब ऊपर जहां कुछ नहीं होता वहां पर 1 होता है। तो ये आ गया हमारा न्यूटन का कानून। न्यूटन ने ये कहा था कि जो कुव्वत है वो फासले के मुरब्बे को माकूस तनासुब में होती है। तो न्यूटन को यहाँ पहुंचने के लिए केपलर ने ये पूरी मदद किया, मतलब केपलर के कानून को पढ़ने के बाद ही न्यूटन को ये आइडिया मिला। तो इसीलिए हम यहाँ पर न्यूटन और केपलर दोनों को मिला के पढ़ रहे हैं कि केपलर ने किस तरह से मदद किया न्यूटन की। बिल्कुल इसी तरह आप भी न्यूटन जी को पढ़ते रहिए, इंशाल्लाह आगे आपको भी कुछ नई चीजें बनाने में न्यूटन जी के फॉर्मूले से मदद मिलेगी। इसी तरह एक दूसरे से चीजें जुड़ी होती हैं, और यहाँ पे हमने ताल्लुक देखा केपलर का और न्यूटन के दरमियान का। तो यहाँ पर आज के वीडियो में इतना ही। तो आज के वीडियो में हमने ये देखा न्यूटन का कानून क्या था, अजसाम के मरकज कमियत के मरकज क्या होते हैं, अजसाम के बीच का फासला कैसे निकाला जाता है, और केपलर ने न्यूटन को किस तरह मदद की फासले के मुरब्बे के माकूस तनासुब को लाने के लिए। तो यहाँ तक की वीडियो में अगर आपको कुछ डाउट है, ऐसी कोई चीज जिसमें आपको दिक्कत आ रही हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे नेक्स्ट वीडियो में उसे रेक्टिफाई करने की, उसे समझाने के लिए। और आज के वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अगली बार हम आएंगे पार्ट 4 के साथ, जिसके अंदर हम आगे के टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं।
अगर आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वहां पे घंटी की निशानी दिख रही है उसे बजा दीजिएगा ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और अपने दोस्तों भी इसे शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।